दो तरीके की फोर्सेस होती हैं फ्लूइड्स में जो एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है कोहेसिव फोर्स और एक होती है एडहेसिव फोर्स। तो पहले कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो जब कभी हम सेम सब्सटेंस की बात करते हैं तो सेम सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है, हमने ये कहा कि हमारे पास अगर मान लीजिए पानी है ना, पानी एक कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। अब पानी को हमने फैला दिया चारों तरफ, और जब हमने उसको फैलाया तो हमने देखा कि एक बड़े एरिया में हमने पानी को फैला दिया, तो पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग टूट कर बिखर गई। अब हम ये कोशिश करते हैं कि पानी की दो ड्रॉप्स हैं उनको पास लाने की कोशिश करें, तो हमने हाथ से खिसकाकर या किसी और चीज से खिसकाकर हम उन पानी की ड्रॉप्स को थोड़ा नजदीक लेकर आए। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही पानी की दो बूंदें नजदीक आ जाती है ना, जब उनके बीच में काफी कम गैप रह जाता है तो वो दोनों मिलकर एक नई ड्रॉप बना लेती हैं। एक तीसरी ड्रॉप को लेकर आए तो वो भी उससे मिलकर वो और बड़ी ड्रॉप बना लेती है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये मतलब सब अलग अलग क्यों नहीं पड़े रहते, ये सारे मिलकर एक सिंगल लिक्विड क्यों बना लेते हैं? इनके बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ कोहेशन अमंग्स्ट देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमने ये कहा कि सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड कभी भी ऐसा नहीं होता कि सॉलिड को फेंक दिया तो सॉलिड फैल जाएगा इधर उधर। तो सॉलिड के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस वजह से सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर वो सॉलिड बना हुआ है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, यही एग्जांपल अगर हम लिक्विड में लें तो लिक्विड में जैसे मैंने आपको बताया, तो ये लिक्विड में और भी हम चीज़ें ले सकते हैं। हमने कहा कि हमने एक कंटेनर में लिक्विड नहीं लिया, हमने अलग अलग कंटेनर में ले लिया, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि हमने 3 या 4 हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी, उसमें हमने वाटर ही ले लिया या चलिए मिल्क ले लिया। ठीक है, अब उसको एक जगह गिरा दिया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चार पांच टेस्ट ट्यूब के मिल्क को हमने गिरा दिया, और फिर हम हाथ से उसको खिसकाकर और पास लाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फिर ना वो एक पूरी एक कंप्लीट एक सिंगल फिल्म बना देता है। नहीं तो अलग अलग जगह डालते हैं तो वो अलग अलग जगह पड़ा रहता है, उसको साथ लाने की कोशिश करते हैं तो भी वो जुड़ता नहीं। अब वो जुड़ इस तरीके से जाता है, फिर आपको बताना मुश्किल है कि इसमें पहली टेस्ट ट्यूब का मिल्क कौन सा है और दूसरी टेस्ट ट्यूब का मिल्क कौन सा है, तीसरी का कौन सा है। तो सारे के सारे जब एक साथ हम पास में लेकर आते हैं तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिलकर एक बड़ी फिल्म बना लेता है। समझ गए? ये तो हो गया कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के बाद में दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स में क्या है कि जब भी कभी आप कोई भी अगर आप वो लेंगे ना, फेविस्टिक होता है या फेविकॉल होता है, उसकी छोटी ट्यूब भी आती है, वो अगर आप लेंगे तो उस पर लिखा रहता है, आप देखिएगा उस पर लिखा रहता है फेविकॉल स्ट्रॉन्ग करके कुछ एडहेसिव, नीचे एडहेसिव लिखा रहता है। एडहेसिव का मतलब ही ये है कि जो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन कर दे, चिपका दे, उसको एडहेसिव बोलते हैं। तो एडहेसिव में एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है? जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंस। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन दैट इंक स्टिक्स टू पेपर वाइल राइटिंग। तो फोर्स ऑफ एडहेशन ही है कि जब हम लिखते हैं, इंक से जब हम लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो वो पेपर पर स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। तो इंक में और पेपर के बीच में स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होता है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप देखेंगे, कभी अगर आपने नोटिस करा हो या लिखा हो कभी, व्हाइट बोर्ड जो होता है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी हम इंक से लिखते हैं। जो मार्कर होता है, मार्कर में इंक होती है, उससे लिखते हैं। और उसमें जब आप देखेंगे वो जो इंक है, वो इंक जब सूख जाती है ना, तो सूख कर वो एक पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर भी वो चिपका रहता है। अब उसको जब कपड़े से साफ करते हैं, तो जब भी आप कभी आप नोटिस करें, स्कूल में व्हाइट बोर्ड हो या आपने कई बच्चे घर पर भी व्हाइट बोर्ड छोटा सा रखते हैं, तो अगर आप व्हाइट बोर्ड को क्लीन करने की कोशिश करेंगे किसी कपड़े के साथ में, तो जैसे आपने व्हाइट बोर्ड को क्लीन करा तो उसके अंदर जो मतलब जो इंक होती है, वो इंक सारी की सारी एक तरफ आ जाएगी, और फिर जब उसको साफ करेंगे तो आपको पाउडर ना जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जो वो फोर्स ऑफ एडहेशन थी वो किस किस के बीच में थी?
लिक्विड और सॉलिड के बीच में, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हो गया, जो इंक थी, इंक जब सूख गई, तो जब वो सूख गई तो वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि अब वो सॉलिड हो गई। तो दो सॉलिड्स के बीच में, तो दो अलग अलग तरीके के सॉलिड्स के बीच में आ गया। फोर्स ऑफ एडहेशन जब लिक्विड और सॉलिड के बीच में होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर किसी दो सॉलिड्स के बीच में हम फोर्स ऑफ एडहेशन की बात करने लगे तो वो उतना मजबूत नहीं होता। लिक्विड और सॉलिड के बीच में ज्यादा होगा, सॉलिड और सॉलिड के बीच में कम होगा, ठीक है ना। तो अब हम ये कहेंगे कि मतलब वो तो तब भी जब इंक जब हम ताजा ताजा लिखते हैं तो तब भी तो वो चिपका रहता है उसके ऊपर, ऐसा थोड़ी है कि वो इंक कहीं उड़ गई है, जो हमने अक्षर लिख दिए वो लिखे नहीं गए। तो तब क्या होता है, जब वो बिल्कुल आपने फ्रेश तभी के तभी आपने लिखा है, तब आप उसको किसी कपड़े से साफ करने की कोशिश करें। तो अगर आप गीली इंक को कपड़े से साफ करेंगे ना तो कपड़ा गंदा होगा। कपड़ा गंदा होने का मतलब क्या है कि वो सारी की सारी इंक कपड़े पर चिपक गई है, ठीक। और जब आप ड्राई जब बोर्ड हो जाता है तब उसको साफ करेंगे और उसको हल्का सा झाड़ देंगे तो कपड़ा साफ रहेगा। मतलब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही साफ रहेगा, तो कपड़ा कंपेरेटिवली साफ रहता है क्योंकि वो इंक जो है वो नीचे गिर जाती है तब उस केस में, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ एडहेशन ज्यादा होता है सॉलिड और सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो सॉलिड और सॉलिड हो जाता है तब वो फोर्स ऑफ एडहेशन नहीं रहता, तब वो फोर्स ऑफ कोहेशन हो जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है, सॉलिड सॉलिड दोनों सेम सब्सटेंस हो गए। अच्छा, अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेशन दैट इंक स्टिक्स टू पेपर व्हाइल राइटिंग। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? It is the property by virtue of which the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stretched membrane. It is the property by virtue of which the free surface of a liquid at rest behaves like an elastic stretched membrane tending to contract so as to occupy minimum surface area. Tending to contract so as to occupy minimum surface area. अब सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, हम कभी भी किसी लिक्विड की बात करते हैं, उस लिक्विड को मैंने ग्लास के अंदर भर दिया या किसी बड़े कंटेनर में, किसी बड़े फ्राइंग पैन में, भगोने में, है ना, कहीं पर भी आप किसी लिक्विड को भर दें, वो लिक्विड कैसा भी हो, चाहे फिर वो जूस हो, चाहे फिर वो मिल्क हो। वाटर के केस में ये चीज जो अभी मैं बताने वाला हूँ सरफेस टेंशन वाली, वाटर के केस में ये चीज बहुत मतलब इसको टाइम लगता है ऑब्जर्व करने में, है ना। लेकिन वाटर के केस में भी ये चीज ऑब्जर्व करी जाती है। क्या? जैसे मान लीजिए मिल्क रखा हुआ है ना, तो मिल्क एक लिक्विड है, तो मिल्क जब आपने रखा है उसको गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद में वो ठंडा हो रहा है, ठीक। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप देखेंगे उसके ऊपर मलाई जम जाती है। वो क्या है? वो मिल्क का जो ऊपर वाला जो सरफेस है ना, वो क्या करेगा, हर लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन, टेंशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को अगर टाइट कर दिया जाए, टेंस्ड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड टेंशन। हमने रस्सी को खींचा तो रस्सी के अंदर टेंशन आ गई, तो हम ये कहेंगे जो स्ट्रिंग है ये टेंस्ड है। अब इसी तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, तो मिल्क भरा हुआ है, तो मिल्क के ऊपर जो है वो मलाई डिपॉजिट हो गई। अब मलाई की यानी कि लिक्विड का जो टॉप सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो टेंस्ड हो जाएगा। टेंस्ड मतलब इट टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वही लिखा हुआ है, देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो कभी भी आप देखना, एक बड़ा भगोना है, उसके अंदर आपने दूध को गर्म कर दिया या आपने चाय बना दी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर ना मलाई डिपॉजिट हो जाती है। मलाई डिपॉजिट हो गई तो बड़ा मलाई बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड है, तो अब दूध कैसे निकालना उस भगोने से? तो उसको ऐसे या ऐसे आप करेंगे, वो साइड से मिल्क निकल आता है ना। उसका रीजन क्या है कि जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस टेंड करती है, मतलब कोशिश करती है कि वो इतना स्ट्रेच हो जाए ताकि वो कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। तो कभी भी नोटिस करना, मलाई के जो चारों तरफ है, मतलब जो मलाई अगर सर्कुलर बर्तन है तो जो मलाई है वो सर्कमफ्रेंस जो उसकी है ना, मलाई की जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब आउटर जो उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर के चारों तरफ जगह खाली रहती है, वहां से आप मिल्क निकाल लो, चाय निकाल लो। बहुत लोग होते हैं चाय की मलाई पड़ी रहती है, चाय ऐसे ही पी जाते हैं, मलाई ऊपर ही टिकी रहती है, ठीक है। यही चीज अगर कोई क्वाइट लेक है, शांत पड़ा हुआ है, या कोई एक ऐसी जगह है जहां पर पानी पड़ा हुआ है, भरा हुआ है,
ठीक है, आप पानी में थोड़ा, क्योंकि पानी की डेंसिटी कम होती है, तो पानी में ये जो सरफेस टेंशन वाला फिनोमेना है, इसको देखने में, ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। कैसे? वो नोटिस करा, पानी के ऊपर कहते हैं काई जम गई है ना। तो और ये काम आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। एक बाल्टी में पानी ले लो और उस पानी को किसी दूसरे रूम में रख दो और ये सोच लो कि अब मेरे को इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही एक कोने में रखे रहने देना है। आप उसको 15-20 दिन बाद अगर आप टच करेंगे ना, तो पहली चीज तो वो जो पानी है, पानी के ऊपर आपको एक लेयर डिपॉजिटेड नजर आएगी। ठीक है, अब वो जो लेयर है, उस लेयर को आप टच करने की कोशिश करना है। चलो आप उसके अंदर हाथ ही डुबा देना अपना और फिर हाथ निकाल कर देखना, आपका पूरा हाथ जो है वो स्टिकी स्टिकी हो जाएगा। कितना भी साफ पानी क्यों ना हो, आरओ का पानी क्यों ना हो, आपको ये लगेगा कि यार ये कुछ ऑयल जैसा कुछ लग रहा है, उसको काई बोल देते हैं, है ना। और वही सरफेस टेंशन है। ठीक, और एक काम, दूसरा काम ये है कि बहुत हल्का कोई फेदर ले लेना या कोई पतली सी पिन ले लेना, उस पिन को कोशिश करना कि पिन को किसी धागे से लटकाकर और पिन को जस्ट टच करना लिक्विड की सरफेस पर, वो डूबेगा नहीं। उसका रीजन ये है कि उसके ऊपर एक पतली सी सरफेस बन गई है ना। ये पानी में आपको धीरे से करना पड़ेगा, मिल्क में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो इतनी स्ट्रांग उसके ऊपर मलाई जम जाती है, चाय में भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जूस आप भर के रख दें, उसके ऊपर भी डाल दें तो वो डूबेगा ही नहीं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो डूबेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर एक टेंशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इमेजिन अ लाइन ए बी ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एज शोन। इफ L is the length of the imaginary line and capital F the total force on either side of the line, then F is directly proportional to L। तो ये देखिए, ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिक्विड भर रखा है। अब यहां पर जो इसका टॉप सरफेस है, इसके टॉप सरफेस पर मैंने एक लाइन बना ली ऐसे, इस लाइन को बोल दिया ए बी। तो ये जो एरो है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन एक डेवलप हो जाता है थोड़ा, ये इस लाइन को स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो सरफेस, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये इस लाइन को बीच में, अगर मान लीजिए हमने कहा कि जैसे वाटर है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा सा सॉलिड का ब्लॉक है, उस सॉलिड के ब्लॉक का मैं एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं, तो मैं क्या कहूंगा कि ये उसका एक छोटा सा एलिमेंट हो गया। इसी तरह से मैंने इस लिक्विड के ऊपर एक लाइन ले ली, तो लाइन का मतलब क्या है कि लिक्विड तो पूरा भरा हुआ है, पूरा इतना सारा लिक्विड है ऊपर टॉप सरफेस पर, मैंने उसमें एक छोटी सी लाइन ले ली, तो वो लाइन क्या फील करेगी, वो लाइन ये फील करेगी जैसे उसको कोई स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है ना, तो वो जो स्ट्रेच करा जाता है वो कौन करता है, सरफेस टेंशन उसको स्ट्रेच करती है। हमेशा किसी भी लिक्विड के सरफेस पर हमेशा एक टेंशन डेवलप हो जाती है। Imagine a line AB on the free surface of a liquid as shown if L is the length of the imaginary line। एक imaginary line है, उसकी लेंथ जो है वो L है, and F the total force on either side of the line, then F is directly proportional to L, or F is equal to sigma L। It implies that sigma इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सिग्मा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। हम ये कहते हैं ना कि इस पर जो सरफेस पर जो फोर्स लग रही है, जो इसको स्ट्रेच कर रही है लिक्विड को, वो उस इमेजिनरी लाइन, मतलब वो जो लिक्विड की लेंथ है, उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा ये फोर्स लगेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ का मतलब क्या है कि छोटा सा कंटेनर है तो उसके ऊपर मलाई डिपॉजिट होने के चांसेस कम है, और जितना बड़ा कंटेनर होता जाएगा उतना ही बड़ा जो है उसके सरफेस पर एक मेम्ब्रेन डेवलप होने की संभावना ज्यादा है। तो जितना ज्यादा लेंथ बढ़ता जाएगा उसका, है ना, जितना ज्यादा उसका पूरा लेंथ का मतलब क्या है, एक तरह से डायमीटर है, वो जैसे 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 बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी।
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाया तो F इज इक्वल टू सिग्मा L, वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F अपॉन L। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ऐसा यूनिट आप समझ ही गए होंगे, ऐसा यूनिट इज फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और लेंथ की मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन और लेंथ की सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है नीडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस। illustrate surface tension needle supported on water surface, ऑन वाटर सरफेस। इसको समझने के लिए क्या करा जाता है, टेक अ ग्रीस्ड नीडल of steel on a piece of blotting paper and place it gently over the water surface. Blotting paper soaks water and soon sinks down, but the needle keeps floating. तो क्या है कि हमारे पास पानी है, और पानी को भी ना ऐसा नहीं है कि अभी हमने उसको हैंडपंप से निकाला पानी को, है ना, और अभी पानी में के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी मोशन में ही है ना, और हम उस पर नीडल वाला एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। नहीं भाई, पानी को पहले रखकर थोड़ा स्टेबल होने दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसमें मान लीजिए ये नीडल है, इसको ऐसे देखेंगे तो लेंथ दिखाई देगी ना इसकी, लेकिन अगर सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, एक छोटा सा सर्कल, एक छोटा सा डॉट जैसे। तो आप ये समझिए कि ये ना नीडल को इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, तो सामने से मुझे क्या दिखाई देगा, छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, नीडल का हेड दिखाई देगा बस। तो इस तरह से हल्का सा डिप्रेस होगी, बहुत हल्का सा, है ना। तो अब हम खुली आंखों से उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हल्का सा डिप्रेस होगी, और एक फोर्स जो सरफेस टेंशन वाली जो फोर्स है, यही इसको थोड़ा ऊपर खींच के रखेगी, नीडल डूबेगी नहीं। तो नीडल को रखने का क्या तरीका है, नीडल को रखने का एक तरीका तो यह है कि बहुत बारीक से थ्रेड से हमने उसको बांध कर लेकर आए। ठीक है, लेकिन हमको उसको बहुत संभाल कर लाना पड़ेगा ताकि नीडल सीधी रहे, क्योंकि जैसे ही नीडल थोड़ा सा टिल्ट हुई ना, तो एरोडायनेमिक्स की वजह से वो उसको पानी को काटती हुई और सीधे नीचे चली जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली रखी जाए। हॉरिजॉन्टली अगर हम उसको ऐसे सीधा रखेंगे तो हमारी उंगली डूबने के चांसेस हैं, यानी कि हमारी उंगली जो है वो नीडल के कंपैरिजन में काफी मोटी है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो सरफेस पर जो फिल्म डेवलप हुई है वो उस फिल्म को तोड़ सकती है। तो इसलिए क्या करा जाता है कि एक ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं, नीडल पर ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाने का मतलब क्या, ब्लॉटिंग पेपर होता है चिकना होता है पेपर, ठीक है, और ग्रीस लगाने का मतलब क्या है कि अब वो नीडल जो है ना उस पर टिकेगी नहीं। अगर आप उसको ऐसे 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 करोगे, नीडल उस पर चिपकेगी नहीं, नीडल फिसल जाएगी इधर से उधर, ऐसे हो जाएगी। तो ब्लॉटिंग पेपर को लाकर और धीरे से ब्लॉटिंग पेपर को ऐसे रख देते हैं पानी के सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर ग्रीस्ड नीडल रखी हुई है। पेपर रखने का हमारा पर्पस क्या है कि पेपर जो है, पेपर धीरे 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 पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी जाएगा नीचे, और जो नीडल है, मतलब पानी जाएगा नीचे, सॉरी, ब्लॉटिंग पेपर नीचे डूब जाएगा क्योंकि वो हैवी हो गया वाटर एब्जॉर्ब करके, और नीडल वहीं की वहीं टिक जाएगी। तो ये पहला एग्जांपल हो गया सरफेस टेंशन का। नीडल टिकी ही किस वजह से है कि वाटर के ऊपर वाले सरफेस पर एक सरफेस टेंशन डेवलप हो चुकी है, इस वजह से वो उस पर टिक जाता है। सेकंड देखिएगा, रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। Raindrops are generally
स्फेरिकल इन शेप। रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती हैं शेप में? भाई आप ये समझिए कि ऊपर जो है बहुत ऊपर आसमान में, वहां से पानी क्लाउड्स के थ्रू पानी गिरना शुरू हुआ। अब जैसे मान लीजिए आप ये समझो, एक एग्जांपल ऐसा लीजिए कि भाई हमने बाल्टी ली है ना, और हम 10th फ्लोर पर खड़े हो गए और हमने बाल्टी में पानी ले रखा और हम पानी को ऐसे फेंक देते हैं नीचे, ठीक है। अब जब हम पानी को नीचे फेंक रहे हैं तो क्या वो बारिश की तरह गिरेगा नीचे? वो तो जिसके ऊपर गिरता है उसे पता चलता है कि कहाँ से आ गया, कौन। होली पर होता है ना ऐसा, है ना। तो ये तो नीचे जिसके ऊपर गिरता है उसको पता चलता है कि बौछार कहाँ से आई है, उसके ऊपर बरसात वाली बूंदें थोड़ी आती हैं। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा हाइट पर पहुंच जाएंगे और बहुत ज्यादा हाइट से जब आप पानी को फेंकेंगे तो धीरे 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 हवा से क्या होगा, हवा से पानी ना फैलेगा, अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगा। अब जब वो अलग अलग डायरेक्शन में फैलेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैलेगा, तो उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो ड्रॉप्स ऑब्जर्व करी गई। आप ऐसे खुली आंखों से भी देखते हैं तो आपको दिखाई देती हैं कि पानी की बूंदें गिर रही हैं, बरसात में आपको पानी की बूंदें गिरती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक बूंद, ओ भाई ये मोटी बूंद आई, ओ भाई ये पतली बूंद आई, ओ देख भाई इतना बड़ा पानी का ना मोटा गोला आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा एक जैसी बूंदें आती हैं, ठीक है। तो अब वो जो एक जैसी बूंदें हैं वो क्यों आ रही हैं? अच्छा, कभी कभी क्या होता है बहुत तेज बारिश है, कभी कभी क्या है कि बहुत धीमी बारिश है ना, रिमझिम हो रही है। रिमझिम का मतलब ये है कि पानी क्लाउड में से बहुत कम निकला है, ज्यादा नहीं निकला। और जब बहुत तेज बारिश है तो इसका मतलब बादल में से बहुत ज्यादा पानी निकला है। तो जब बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है तो उसको एक डिस्टेंस लग रहा है नीचे आने में। पानी जब फैलता है तो पानी के जो अलग अलग पार्टिकल्स फैले ना, दे ऑल्सो, वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है, दे ऑल्सो ट्रेंड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, सिकुड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरीके की कोई अजीबोगरीब शेप भी है, ऐसी 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 शेप भी है, तो वो क्या करेगी, वो जो अजीब सी शेप का पानी है ना, तो अब क्या होगा कि वो भी उसका एक सेंटर ऑफ मास ढूंढेगी, हवा में है, सेंटर ऑफ मास ढूंढेगी। तो ये ऐसे ना कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा ऐसे, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये चारों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और चारों तरफ से जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होकर सेंटर में आती है तो वो एक स्फेरिकल शेप ले लेती है। वही चीज है यहाँ पर, देखिएगा। ड्यू टू सरफेस टेंशन द रेन ड्रॉप्स टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया। वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम करना चाहती है, मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज मिनिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। सरफेस एरिया स्फीयर का ही सबसे कम होता है, ठीक है। अच्छा, आप में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, 11th क्लास में लास्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसी की एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो 12th क्लास में आपको ना सारी की सारी शेप्स जो आपने 9th में और 10th में पढ़ी थी कि भाई स्फीयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, और आपका कोन और हेमीस्फीयर, जितनी भी क्यूब, क्यूबॉइड, जितनी भी शेप्स हैं, इन सब शेप्स के फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। और फॉर्मूला ना सिर्फ सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम का लर्न कर लें। कर्व्ड सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया है वो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आता है और टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर एक ऐसा शेप है जिसका CS से और टोटल सरफेस एरिया दोनों के दोनों सेम होते हैं, 4πr²। तो वो प्रूव करने के क्वेश्चंस आएंगे कि आप ये प्रूव करके दिखाइए कि मैक्सिमम सरफेस एरिया किसका होता है। तो मैक्सिमम सरफेस एरिया जब आप प्रूव करोगे तो पता चलेगा कि क्यूबॉइड का होता है मैक्सिमम। मिनिमम सरफेस एरिया कौन सी शेप का होता है, तो वो भी आप प्रूव करेंगे, मैथ्स में आएगा ये क्वेश्चन, वो भी आप प्रूव करेंगे, वो होता है स्फीयर का। तो ये वही वाली लाइन लिखी हुई है, ये हो सकता है आप लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन अगले साल तक तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। तो अभी याद रखिएगा कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वॉल्यूम दे रखी है ना, कोई भी पर्टिकुलर वॉल्यूम दे रखी है कि भाई मेरे पास मान लीजिए 50 लीटर पानी है, तो 50 लीटर पानी को मैं चाहता हूं कि कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो ऐसी कौन सी शेप है, वाटर बॉटल ऐसी कौन सी शेप की ली जाए जिसके अंदर 50 लीटर को इकट्ठा करें? ड्रम ले लो भाई, ड्रम तो ड्रम क्या है, सिलिंड्रिकल है ना। नहीं, सिलेंडर तो ज्यादा लेगा। नहीं, एक रेक्टेंगुलर टैंक बना लो, यानी कि क्यूबॉइड बना लो। नहीं भाई, वो तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया लेगा, मेरे को तो छोटी सी स्पेस में उसको भरकर रखना है 50 लीटर पानी को। तो फिर ये है कि 50 लीटर कैपेसिटी वाला एक बड़ा सा बलून ले लिया जाए, उस बलून के अंदर आप उस पानी को भरें। तो सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया सबसे कम जो है वो एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर ही करता है। तो इसी वजह से ये शुरुआत में भी बहुत ज्यादा कोशिश करी गई थी, बिल्कुल इनिशियल फेज में जब ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई थी ना, लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जब ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई थी। अभी आप देखते होंगे जब पेट्रोल लेकर जाते हैं
जब क्या कहते हैं पानी लेकर जाते हैं, आजकल देखते होंगे सुबह सुबह छिड़काव होता है पानी का, जगह जगह वो वाटर कैनन होती है ना, तो वो स्प्रे होता है जगह जगह इसको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। या पेट्रोल, तो पेट्रोल भी जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, वो सिलेंड्रिकल कंटेनर में होता है। क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल कंटेनर को कंपेरेटिवली सपोर्ट करने में आसानी होती है ट्रांसपोर्टेशन में। जितना लिक्विड उसमें आता है ना, सिलेंडर में आता है, अगर उसी तरीके का एक स्फेरिकल बलून बना लिया जाए, तो स्फेरिकल बलून जो है वो अगर बना लिया जाए आयरन का या किसी भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का, अगर वो बना लिया जाए, तो वो ट्रक पे इतनी जगह ना लेकर वो इतनी जगह लेगा, उसका सरफेस एरिया कम होता है। लेकिन अगेन क्या है कि उसको इंस्टॉल करने में, उसको फिक्स करने में दिक्कत आती है। सिलेंडर को फिक्स करना क्यों आसान होता है? क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, कि इसमें स्फीयर में लेंथ नहीं होती, तो उसको लेंथ में नीचे नट बोल्ट लगाकर उसको टाइट कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर पेट्रोल, मिल्क या जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है लिक्विड की, वो करा जाता है। चलो जी, तो खैर कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का ही होता है। तो इसलिए रेन ड्रॉप्स आर ऑलवेज स्फेरिकल। थर्ड देखिएगा, स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल एंड लार्जर वंस टेंड टू बी फ्लैटेंड। So small mercury droplets are spherical because the forces of surface tension tend to reduce their area to a minimum value, and a sphere has minimum surface area for a given volume. तो एक वॉल्यूम के लिए हमेशा सरफेस एरिया मिनिमम किसका होता है? स्फीयर का होता है। तो जो मर्क्यूरी ड्रॉपलेट्स हमारी जितनी छोटी होंगी तो वो स्फेरिकल होंगी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएंगी तो उसके वेट की वजह से, बड़ी होगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा, वेट की वजह से वो फ्लैट होती चली जाएगी। और ये प्रैक्टिकल आपने उसमें भी देखा होगा, सारे बच्चे साइंटिस्ट हो जाते हैं ना होली के टाइम पर, वो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो गुब्बारे मारने वाले होते हैं ना, ये इसको मारना है, तो जो गुब्बारे होते हैं छोटे होते हैं साइज के, और जो बर्थडे पर जो बलून होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। बर्थडे वाले बलून के अंदर ही पिचकारी लेके भरना शुरू कर देते हैं सब पानी, ये इतना बड़ा हो जाएगा, इसको मारेंगे। अब वो इतना बड़ा हो जाता है तो फिर वो स्फेरिकल नहीं रहता, फिर वो ऐसे ऐसे इधर उधर फैलने लगता है। तो उसकी शेप क्या होती है? वो लगभग अगर आप जमीन पर भी रखेंगे तो फ्लैट होने लगता है। तो फिर वो उसको उठाकर जब बच्चा फेंकता है ना उसको, कई बार तो उसके सर पर ही फूट जाता है वो ऐसा खुद ही भीग जाता है। तो जितना छोटा उसका हम वॉल्यूम जितना कम रखेंगे तो उतना ही उसके चांसेस हैं वो स्फेरिकल शेप लेकर रहे। ठीक है, अच्छा जी। लार्जर ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी आर फ्लैटेंड ड्यू टू द लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा लगेगी उस पर, पानी का मास ज्यादा हो जाता है उसमें। फोर्थ देखिए, द हेयर ऑफ अ पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। द हेयर ऑफ अ पेंटिंग ब्रश, ये आपने देखा पेंट का ब्रश ले लो, उसके जो ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं उसको फैला दो अपने हाथ से, कोशिश करो उसको फैला दो, टेढ़ा मेढ़ा कर दो खूब, उसको पानी में डुबाओ, पानी में डुबाकर ऐसे बाहर निकाल लो, सारे के सारे साथ में चिपक जाते हैं। वो साथ में क्यों चिपकते हैं? क्योंकि वाटर के अंदर अब क्या आ गई है, सरफेस टेंशन डेवलप हो गई। सरफेस टेंशन की वजह से दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपस में चिपकते हैं, वो चिपकते हैं तो फिर ब्रिसल्स भी उसके चिपक जाते हैं ब्रश के। ठीक, दिस इज बिकॉज द वाटर फिल्म्स फॉर्म्ड ऑन देम टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट टू मिनिमम एरिया। ठीक है, चलिए जी, इतना करेंगे। 1 मिनट रुकिए बस, अभी आपको सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में भी एक रिलेशन कराना है। 1 मिनट में आया मैं बस।
चलिए जी अगला देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी। द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by molecules of surface film of unit area compared to the molecules in the interior is called surface energy. It is equal to the work done in increasing the area of the surface film by unit amount. तो surface energy जो है surface energy is equal to work done upon increase in surface area. Work done upon increase in surface area. तो द एक्स्ट्रा एनर्जी possessed by molecules of surface film of unit area, तो हमने कहा कि अगर हमारे पास एक मतलब लिक्विड भरा हुआ है और उसके ऊपर जो टॉप सरफेस है तो सरफेस पर एक फिल्म डेवलप हो जाती है, तो उस फिल्म पर हम कितनी एनर्जी लगाएं, वर्क डन, तो कितना वर्क उस पर करें कि उसका जो एरिया है वो यूनिट अमाउंट बढ़ जाए, है ना, उसका एरिया, क्योंकि वो उसका एरिया जो सरफेस पर होता है ना, जो सरफेस पर फिल्म डेवलप होती है उसका एरिया नीचे वाली जो लेयर है लिक्विड की उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो उसमें एक यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया बढ़ाने में हमको जितना वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है, ये होता है। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी इज, तो ऊपर वर्क डन है और नीचे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो वो भी तो एरिया की ही यूनिट आएगी, नीचे मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट इज वर्क डन जूल है और नीचे एरिया, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। फिर है रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। Surface energy and surface tension. Consider a rectangular frame ABCD in which the wire AB is movable. Dip the frame in a soap solution. A film is formed which pulls the wire AB inward due to surface tension with a force F is equal to 2 sigma into L. तो हमने ये कहा कि हमारे पास एक वायर से बना हुआ एक रेक्टेंगुलर हमने लूप जैसी एक चीज बनाई है, देखिए ऐसे, ये है ए बी सी और डी, तो ये जो बीच का पोर्शन है ना ये हॉलो है, ये वायर है, इस वायर को मैंने ऐसी शेप दे दी रेक्टेंगुलर, और ये जो ए बी है ये मूवेबल है, मतलब मैं इसको इधर और इधर मूव कर सकता हूँ। तो अब हमने क्या करा कि अब इसको पकड़कर हमने एक सोप के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो आपको याद है ना इस तरह से, मतलब अगर मैं इसको डालूंगा तो इसके ऊपर पूरे पर एक सोप की फिल्म डेवलप हो जाएगी, फिर उस पर अगर हम फूंक मारेंगे तो उसके अंदर से बबल्स निकल कर जाएंगे, वो होता है ना रेक्टेंगुलर छोटा सा रिंग बना लेते हैं और उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं और फिर फूंक मारते हैं तो बहुत सारे सोप बबल्स निकल कर हवा में उड़ते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं उसको देखकर, वही वाला। तो अब आप ये देखिए, ये पूरे पर, इस पर पूरे पर एक सोप फिल्म बन गई, एक सोप फिल्म बन गई। अब हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाई, यहाँ से ऐसे इसको ज्वाइन करा, ऐसे ज्वाइन करा, इस तरह से इसी छोटे छोटे 2 वायर से ज्वाइन करके, और हमने इस तरह से इस पर एक फोर्स लगाई F। अब ये वाला जो है, इस वाले पोजीशन को, मतलब अब ये पोजीशन इसकी यहां पर आ गई A डैश
और बी डैश, ठीक है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कौन सा हो गया, ए बी बी डैश ए डैश, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये जो सरफेस टेंशन है ये अंदर की तरफ लगेगी, ये अंदर की तरफ लगेगी सिग्मा, है ना। चलिए, तो अब हमने कहा कि अच्छा ये सी से लेकर डी तक वाली जो लेंथ है इसको हमने लिया है एल, एल लिया है, और ये बी से बी डैश वाली जो लेंथ है इसको हमने ले लिया एक्स, यहां से यहां तक वाली जो लेंथ है इसको हमने ले लिया एक्स। अब आगे चलते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अच्छा एफ कितना हो जाएगा, एफ को मैं लिख रहा हूं 2 सिग्मा इंटू एल, 2 सिग्मा इंटू एल। ये 2 सिग्मा इंटू एल क्यों हुआ, हमें तो सिग्मा इंटू एल पता है, 2 सिग्मा इंटू एल क्यों हुआ, इस वजह से क्योंकि एक सरफेस तो इस तरफ है ना, और एक इसके पीछे की तरफ है, ठीक है। तो दो सरफेसेस बन जाएंगी, तो इधर अलग फोर्स लगेगा, उधर भी अलग फोर्स लगेगा, तो इसलिए ट्वाइस कर दिया गया, फोर्स का ट्वाइस कर दिया गया, 2 सिग्मा इंटू एल कर दिया गया, ठीक है। टू सिग्मा इंटू एल ये है। अच्छा, फिर हम ये कहेंगे सपोज ए बी इज मूव्ड आउट थ्रू डिस्टेंस एक्स टू द पोजीशन ए डैश बी डैश, देन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है एक्स, ठीक है। तो ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया एफ तो है 2 सिग्मा इंटू एल और इंटू एक्स। इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया जरा बताएं कितना होगा। इधर ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये लेंथ कितनी है एल, ये लेंथ कितनी है एक्स, तो एल इंटू एक्स ये एरिया हो गया, और पीछे की तरफ देखेंगे तो एल इंटू एक्स, तो एल एक्स इधर और एल एक्स इधर, तो दो एरियाज इंक्रीज हो रहे हैं, तो 2LX बोल देंगे। इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फिल्म इज इक्वल टू 2LX। ये वर्क डन आ गया, ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया आ गया, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एनर्जी आ जाएगा। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन यानी कि 2 सिग्मा इंटू LX अपॉन 2LX, 2 से 2 कट गया, LX से LX कट गया, तो सिग्मा ही आ गया। सरफेस एनर्जी जो है वो हमारी सरफेस टेंशन के ही इक्वल होती है। तो देखिए द सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस टेंशन। देखिए दोनों का जो यूनिट है वो तो अलग अलग रहेगी, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो उनकी रहेगी वो सेम रहेगी। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है। बस इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। और ये हमारा बस 3-4 पेज का ही बचा, ज़्यादा बचा नहीं है चैप्टर। एक क्लास हार्डली 2 क्लास, क्योंकि न्यूमेरिकल भी मेरे को इसके भी देखने हैं, और मैंने उसके भी आपको बताया था कि ये कंप्लीट होने के बाद में सॉलिड्स के भी न्यूमेरिकल कराने हैं, है ना, तो वो सारे साथ में ही करा दूंगा। आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा, नेक्स्ट टेस्ट में दोनों चैप्टर्स का ही लूंगा टेस्ट, ठीक है, तो एक करके रखिएगा तैयार। थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।